दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम गढ़वाल का राजवंश को आगे बढ़ाएँगे। गढ़वाल में जो हम अध्ययन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएँगे। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर डालें। आप लोग बताएँ कि हमें क्या इसमें चेंजेज़ करने चाहिए? क्योंकि हम लोग नया-नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाऊँ और न इसमें इनोवेशन करूँ, तो आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो महिपति साधक का हमने कवर कर लिया था गढ़वाल के इतिहास में। तो आज का जो शासक है, आज की जो शासिका हैं एक प्रकार से रानी कर्णावती पहली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रानी कर्णावती जो थी महिपति शाह की पत्नी हुआ करती थी। तो महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माता एवं संरक्षिका। मतलब महिपति शाह के मरने के बाद उसका बेटे ने शासन संभालना था, लेकिन उनका बेटा जो था छोटा था, वयस्क नहीं था, अल्पवयस्क था। तो इस वजह से रानी कर्णावती ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो रानी कर्णावती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने देहरादून नगर में एक करणपुर नाम का जो नगर स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देहरादून में करणपुर की स्थापना किसने करी? रानी कर्णावती ने। तो उसके बाद इन्होंने इनके समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। घटना ये है कि नवाज़त खान नाम के एक मुगल सेनापति ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का उल्लेख निकोलस मनुची की पुस्तक हिस्टोरिया डी मोगोर में मिलता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो है इसको मैं आपको बताऊंगा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब दिल्ली में ये खबर पहुंची कि गढ़वाल के पंवार राजा महिपति साहब अब नहीं रहे और गढ़वाल का शासन वहाँ की रानी कर्णावती संभाल रही हैं। तो दिल्ली के शासक शाहजहाँ ने नवाज़त खान के नेतृत्व में एक सेना गढ़वाल विजित के लिए भेजी। क्योंकि आज तक कभी भी गढ़वालियों ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए रानी कर्णावती ने भी मुग़लों से लोहा लेने का निश्चय किया। तो हुआ यूँ कि जैसे ही नवाज़त खां गढ़वाल की सीमाओं के अंदर पहुंचा, तो गढ़वाली सैनिकों ने रानी कर्णावती के नेतृत्व में एक अदम्य साहस का परिचय दिया और मुग़ल सेनापति सहित उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया। और जो सैनिक बच गए, मतलब जो सैनिक पकड़े गए, उन सैनिकों के नाक कटवा दिए। इस वजह से रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नागकटी रानी किसे बोला जाता है? रानी कर्णावती। और ये पृथ्वीपति शाह की माता थी और उनकी संरक्षिका थी। तो इससे ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे ही पृथ्वीपति शाह वयस्क हो जाते हैं, तो ये शासन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं और 1634 लगभग से 1664 तक ये शासन करते हैं। और इनके समकालीन शासकों की अगर हम बात करेंगे, तो मुगल शासकों में बात करेंगे तो शाहजहाँ और औरंगजेब का शासन इनके समकालीन प्रतीत होता है। तो औरंगजेब और शाहजहाँ इनके समकालीन शासक थे। और चंद शासकों की अगर हम बात करेंगे, तो बाज बहादुर चंद जो हैं वो इनके समकालीन थे। तो इनकी संरक्षिका इनकी माता होने की वजह से इनका राज्याभिषेक काफ़ी बाद में होता है। 1640 में इनका राज्याभिषेक होता है। तब तक इनकी माता कर्णावती ने अपने हाथों में शासन की बागडोर संभाली थी। ठीक, इनके समय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना ये होती है कि जो सिरमौर सिरमौर मतलब हिमाचल प्रदेश, सिरमौर का जो शासक था मानधाता प्रकाश, उसके साथ इनका युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद दोनों शासकों के बीच एक संधि होती है, हाटकोटी की संधि। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि मानधाता प्रकाश को इन्होंने हराया था और हराने के बाद एक संधि इन दोनों के बीच होती है, जिसको हाटकोटी की संधि के नाम से जाना गया। ठीक, जब पृथ्वीपति शाह गढ़वाल में शासन कर रहे होते हैं, तो उसी दौर में सन 1658 के आसपास दिल्ली में जो मुग़ल शासन चल रहा है, वहाँ पर शहजादों के बीच में आपसी रंजिश हो जाती है। आपसी रंजिश मतलब
जो सत्ता है, सत्ता की बागडोर को संभालने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि शाहजहाँ अपनी अंतिम स्थिति में थे, शाहजहाँ बीमार थे, तो इसका फ़ायदा चारों युवराजों के द्वारा उठाने की कोशिश की जाती है। दारा शिकोह दारा शिकोह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, शाहजहाँ के प्रिय थे, वो गद्दी पर बैठने के पूरे हकदार होते हैं, लेकिन औरंगज़ेब उनका विरोध करता है। मुराद और एक अन्य पुत्र भी उनका होता है। ये 4 पुत्रों में इनकी आपस में लड़ाई होती है शाहजहाँ के। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही चारों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो औरंगज़ेब सब में भारी पड़ता है। अब औरंगज़ेब क्या करता है, अपने सारे भाइयों को हराकर गद्दी संभाल लेता है। और दारा शिकोह को देवराय और सामूगढ़ के युद्ध में हराने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, देवराय और सामूगढ़ का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। देवराय और सामूगढ़ के युद्ध में हराने के बाद दारा शिकोह को मार देता है। और होता यह है कि दारा शिकोह का एक बेटा होता है सुलेमान शिकोह, वो अपनी जान बचा करके भागता है। और भागते भागते उसे लगता है कि मैं कुछ ऐसी स्थानों पे चले जाऊँ, कहीं ऐसे स्थान में चले जाऊँ जहाँ सुरक्षित रहूँ। तो ये पहाड़ों को सुरक्षित मानता है, तो पहाड़ों की ओर भागता है, तो गढ़वाल पहुँचता है। तो गढ़वाल जब ये पहुँचता है, तो गढ़वाल में अपने साथ हरदास, हीरालाल चित्रकारों को लेके आता है, जिन्होंने बाद में गढ़वाल शैली की नींव भी रखी। मंगत राम, मौला राम इन्हीं के वंशज हैं। मौला राम आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चित नाम है। मौला राम की कई पुस्तकें हैं, सम नोट्स, कुछ बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पे गढ़वाल शैली को आगे बढ़ाने का काम इन चित्रकारों द्वारा किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं सुलेमान शिकोह की। तो सुलेमान शिकोह जब गढ़वाल आता है, तो गढ़वाल में उस समय पृथ्वीपति सतपति का शाह का शासन है, तो पृथ्वीपति शाह इन्हें अपने यहाँ शरण दे देते हैं। ठीक है। और देखिए, मुगल दरबार से टकराने की हिम्मत इन्होंने करी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक। तो इनको शरण दे देते हैं। तो बाद में होता यूँ है कि जब सुलेमान शिकोह को ऐसा लगता है कि गढ़वाल के राजा ने मुझे शरण दी है और गढ़वाल के राजा खुद संकट में फंस गए हैं, तो गढ़वाल की सीमा से बाहर जाने का निश्चय जब सुलेमान शिकोह करता है, तो रास्ते में इसे पकड़ लिया जाता है। गांव गांव के लोगों के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है। और पृथ्वीपति शाह के जो बेटे होते हैं, मेदिनी शाह उनको पकड़ के दिल्ली दरबार में औरंगज़ेब को सौंप देते हैं। तो ये कहानी होती है। फिर बाद में सुलेमान शिकोह की वहाँ पर हत्या कर दी जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। ठीक। पृथ्वीपति शाह के मरने के बाद वैसे उसका पुत्र मेदिनी शाह जो होता है, वो राजा बनने के उसका उत्तराधिकारी बनने का योग्य तो होता है, दावेदार तो है, लेकिन वो दिल्ली में चले जाता है। दिल्ली के सुल्तान, मुग़ल शासक औरंगज़ेब की दरबार में जब ये सुलेमान शिकोह को पेश करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक लेख भी मिला है, लखनऊ के संग्रहालय में लिखा गया लेख, एक पत्र लिखा गया है जो औरंगज़ेब द्वारा पृथ्वीपति शाह को लिखा गया है, जिसमें मेदिनी शाह की मृत्यु के बारे में बताया गया है। ठीक है। मेदिनी शाह फिर मर जाता है। तो मेदिनी शाह के मरने के बाद फिर उसके बाद फ़तेह शाह 48वें नंबर के शासक जो होते हैं, वो गढ़वाल की राजगद्दी को सुशोभित करते हैं। ये 1664 से लगभग 1716 तक इनका शासनकाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका है। तो शासनकाल आप ध्यान में रखना, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप समझने के लिए, इतिहास की समझ को और विकसित करने के लिए इनके शासनकाल को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कहीं पर पूछा नहीं जाएगा किसी का शासनकाल। क्रम पूछा जा सकता है कि कौन से क्रम का शासक था। तो यहाँ पर इनके समकालीन शासकों की हम बात करेंगे, जैसे कि हम पहले वीडियोज़ में भी करते आ रहे हैं। तो औरंगज़ेब इनके समकालीन हुआ करते हैं दिल्ली में। ठीक है। औरंगज़ेब मेन है, मुख्य है औरंगज़ेब। और उसके अलावा बाज बहादुर चंद, उद्योत चंद और ज्ञानचंद द्वितीय, ये इनके समकालीन चंद शासक हैं। ठीक है। तो इनके समय की अगर जो महत्वपूर्ण इनकी बात की जाए फ़तेह शाह की, तो बोला जाता है, माना जाता है कि फ़तेह शाह ने भी नवरत्न परंपरा की शुरुआत करी। तो ध्यान देना, नवरत्न परंपरा की शुरुआत इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करी थी, वो गुप्त काल के थे। ठीक है। गुप्त काल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से सीख करके अकबर ने अपने शासन में नवरत्नों को रखा, और इनसे प्रेरणा लेकर के फतेहपति शाह या फतेह शाह ने नवरत्न अपने दरबार में रखे। फतेहपति शाह का शासनकाल
कला और साहित्य के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके समय में कई पुस्तकें लिखी गईं, जिन पुस्तकों में तत्कालीन इतिहास के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे है फतेह शाह पर्ण ग्रंथ। फतेह शाह पर्ण ग्रंथ ये है श्री जयशंकर या जटाशंकर की। उसके बाद एक सिर्फ फतेह शाह पुस्तक है, ये है रतन कवि, या इनका नाम शेमराज भी मिलता है, इनकी किताब है। ठीक, इसके अलावा वृत्त कौमुदी, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतीराम की, काफ़ी एग्जामों में पूछी गई है। मेमवायर्स ऑफ देहरादून, आर.सी. विलियम्स की किताब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक में ये वर्णन किया गया है कि फतेह शाह ने सहारनपुर नाम के स्थान को विजिट किया था और वहाँ पर फतेहनगर नाम का एक छोटा सा नगर स्थापित किया था। तो इसीलिए आपने मेमवायर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक और उस पुस्तक का नाम आपने याद रखना है। उसके अलावा मतीराम ने, जिन्होंने वृत्त कौमुदी लिखी, उन्होंने गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है फतेहपति शाह के शासनकाल को। ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे शिवाजी घोड़े पर बैठे रहते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर बैठे रहते थे, तो ठीक उन्हीं का अनुसरण करते हुए इन्होंने भी घोड़े पर बैठ करके एक चित्र खींचा है। मतलब अब कैमरा तो होते नहीं होंगे उस समय में, चित्र बनवाया, चित्रकार से चित्र बनवाया। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि किस शासक का घोड़े पर बैठे हुए चित्र, यानी गुरु गोविंद सिंह की भांति या शिवाजी की भांति मिलता है, तो वो कौन होगा? फतेहपति शाह या फतेह शाह। तो इसके समय का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पता होगा। गुरु गोविंद सिंह और फतेह साल के बीच में 18 सितंबर 1688 में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को भंगाड़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 1699 में इनके समय में गुरु राम राय, सिख गुरु थे गुरु राम राय, ये देहरादून आए। तो देहरादून आए तो इन्होंने फतेहपति शाह ने खुड़बड़ा, राजसारी, चामासारी ये गांव दान में दिए। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा और भी कई प्रमुख युद्ध अभियान हैं जो इसके समय में अभियान किए गए, जैसे दाबा युद्ध। दाबा ये तिब्बत वाला रीजन है, इसको विजिट किया इन्होंने। दुधौली का युद्ध हुआ फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधौली के युद्ध में फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच बहुत भयानक युद्ध होता है। ठीक, उसके अलावा फतेहपति शाह ने बैजनाथ को भी विजिट किया। बैजनाथ से एक ताम्रपत्र मिलता है, ताम्रपत्र में इन्होंने भूमिदान का उल्लेख किया गया है, जिस भूमि से होने वाली आय को इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ाने की बात करी है। ठीक है, किसी एक ब्राह्मण को दिया है। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि चंदों और पवारों के बीच युद्ध होते रहे हैं, किसी युद्ध में चंद जीते हैं, किसी युद्ध में पवार भी जीते हैं। अंततः विजय किसकी हुई ये कहना कई बार निश्चित नहीं हो पाता कि कौन जीता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद जब फतेह शाह की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद उपेंद्र शाह 44वें शासक के रूप में 49वें शासक के रूप में राजगद्दी पर बैठते हैं। इनकी बग्वाल दिवाली के दिन, जो बूढ़ी दिवाली होती है, उस दिन इनकी डेथ होती है। ये आप ध्यान देना बस। इससे संबंधित और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो उसके बाद जो दिलीप शाह है, दिलीप शाह ये 50वें नंबर के शासक बने। सबसे कम उम्र का इनका शासनकाल है, लगभग 1 से 2 माह का इनका शासनकाल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके शासनकाल से ज़्यादा कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, बस 2 ही पॉइंट हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम में आएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों इससे आगे जो अगले शासक बनते हैं वो प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले वाली वीडियो में बना करके उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक का जो घटनाक्रम है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और ढंग से इसको याद करें और बार बार चीज़ों को रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।